यही है। अच्छा, लेकिन पहले ये बताओ, पहले तो देखते हैं जो कल डिस्कस कर रहे थे, एपीआई क्या अंडरस्टैंडिंग लगी आप लोगों को, तो क्या कंफ्यूजन है? फिर से ठंडे दिमाग से सोचो, जो भी चीज ऐसी लग रही हो कि जिसको पचाने में या समझने में, या कोई ऐसी बात लग रही जो तुम्हें डाइजेस्ट ना हो रही हो कि ये कैसा हो रहा हो, कुछ दिमाग में चीजें आती है ना, तो अगर कुछ भी लग रहा हो तो पूछो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक एपीआई का कॉन्सेप्ट या स्ट्रक्चर नहीं समझोगे आगे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो है तुम्हें एकदम दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो क्या, आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किस तरह से चीजें चल रही, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और कल बताया भी था आप लोगों को हमने, है ना, कि एक फ्रंट एंड है और एक क्या है, बैक एंड है, और बीच में ही क्या है, एपीआई। एक तरह से जो एपीआई है वो फ्रंट एंड के कोड को बैक एंड के कोड से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। और तुम लोग आजकल भले कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, कुछ यूज करते हो, जनरली तुम जाते हो ना, जैसे मोबाइल पे तुमने जैसे मान लो तुम फ्लिपकार्ट पे गए, टाइप किया मोबाइल, सर्च बटन पे क्या किया, क्लिक किया, जानते हो इसके लिए भी एक रिक्वेस्ट गई। और जानते हो भले तुम यूआई से कॉल कर रहे हो, तुमने यूआई पे सर्च बटन पे क्लिक किया, ठीक है, लेकिन वो रिक्वेस्ट किसके पास गई, एपीआई के पास। एपीआई ने रिक्वेस्ट, फिर एपीआई ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से जावा का कोड एक क्या किया, कॉल किया, जावा का कोड गया, जो करना था डेटाबेस से निकालना था तो निकालना, डेटाबेस में डालना था तो डाला, और डालने के या निकालने के बाद जो रिस्पांस है वो रिस्पांस वापस किसको भेजा, एपीआई के पास आए, एपीआई ने वापस भेजा किसको। तो एक तरह से देखो फ्रंट एंड का जो कोड है इसका, अच्छा, और तो क्या हुआ, एक तरह से भाई रिक्वेस्ट में भी डेटा जाता है। जैसे तुमने सर्च किया क्या, मान लो तुमने सर्च किया क्या, आईफोन, तो आईफोन जब तुमने सर्च किया तो आईफोन क्या हुआ, रिक्वेस्ट में गया कि नहीं गया, और रिस्पांस में क्या आए, ढेर सारे आईफोन दिखने लगे। तो जाते समय भी डेटा गया, क्या वर्ड गया, आईफोन, और जब लौट के आया, रिस्पांस आया, तो तुमको पता चला 50 आईफोन वहां पे दिखने लगे, 50 क्या, तो भाई यहां से एक डेटा गया और वहां से 50 डेटा आया, और 50 क्यों, बहुत कुछ आया भाई, मोबाइल आया, मोबाइल की डिस्क्रिप्शन आई, सिर्फ मोबाइल थोड़ी ना गया, हाँ मोबाइल आया, मोबाइल की प्राइस आई, ये आया वो आया, एक एक डेटा तुम देखते हो, एक एक मोबाइल के बारे में अगर हम सर्च करें अभी फ्लिपकार्ट पे, एक एक मोबाइल में इतने इतने जगह में मोबाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब एक पेज पे कम से कम 50 मोबाइल आए, मतलब हजारों इंफॉर्मेशन वहां से आई। तो कुछ इंफॉर्मेशन तो रिक्वेस्ट से गई, कुछ रिस्पांस, कुछ इंफॉर्मेशन रिस्पांस से आई, और ये बीच में उसको फैसिलिटेट जो कर रहा था वो क्या था, एपीआई। अब एपीआई को डेटा देना है और डेटा लेना है, इसीलिए एपीआई ने अपने कुछ जनरल फॉर्मेट इस्तेमाल किए, हम कैसे डेटा देंगे और कैसे डेटा लेंगे। उसके लिए उसने यूज किया किसका, एक्सएमएल एक फॉर्मेट है, और एक फॉर्मेट क्या है, जेसन, और एक फॉर्मेट ये भी चलता है, सीएसवी। अक्सर इन्हीं 3 फॉर्मेट में एपीआई डेटा देगा भी, लेगा भी, और डेटा देगा भी। कई कई अब ये, अच्छा, और एक बात, ये एपीआई बनाता कौन है, तो सिंपल बात समझो, डेवलपर बनाता है, हम और तुम बनाते नहीं है। हमारा काम, हमारा या तुम्हारा काम डेवलप करना नहीं है, ये एपीआई एक डेवलपर ने बनाई हो।
और एपीआई का काम था कि अगर हम आईफोन डाल के सर्च मार रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, आईफोन आना चाहिए। अगर रिस्पांस में जो पेज खुले, जो चीजें आए उसमें अगर मान लो सैमसंग के मोबाइल आने लगे तब, या सैमसंग और आईफोन दोनों क्या आने लगे, मिक्स आने लगे तब, कुछ सैमसंग के फोन आ रहे हैं, कुछ आईफोन के आ रहे हैं, तो कहोगे यही क्या है, एपीआई सही से काम नहीं कर रही है, इसमें क्या है, डिफेक्ट। एपीआई अगर सही से काम करती, अगर भाई डेवलपर ने सही से एपीआई में कोड लिखा होता, तो रिक्वेस्ट में अगर आईफोन जाता तो रिस्पांस में भी डिटेल किसकी आती, आईफोन की ही आती। क्लियर है ये बात? तो ये चीज समझिए। तो एपीआई जब भी डेटा लेता, या एपीआई का काम क्या है, सिर्फ डेटा लेना, और डेटा लेने के बाद डेटा के हिसाब से आगे कोई कोड चलाना, और उस कोड से जो रिजल्ट आए उसको रिस्पांस उसी फॉर्मेट में, जैसे जेसन में भेजा, जेसन में इसने क्या किया, रिस्पांस दिया, जेसन में रिक्वेस्ट गई। और यहां अच्छा, जैसे मान लो खोल ही देते हैं, अब जैसे यहां कुछ भी सर्च कर दो, मान लो आईफोन ही लिखा, और इसके बाद क्या किया, सर्च बटन पे क्लिक किया, इतनी देर में रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। फ्रंट एंड, अच्छा तुमने जहां पे क्लिक किया है वो क्या है, उसे बोलोगे क्या, फ्रंट एंड। ये क्या है भाई, यहाँ पे लिख रहे हो ना तुम, जैसे क्या लिख रहे हो, आईफोन, सर्च बटन पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, ये सब काम कहाँ कर रहे हो, फ्रंट एंड। अब आगे डेवलपर का काम, ये आगे भाई तुम्हारा, अच्छा टेस्टर क्या करता है, तुम मैनुअल टेस्टिंग करो चाहे ऑटोमेशन टेस्टिंग करो, दोनों केस में तुम काम तो किस पे करते हो, यूआई पे ना भाई। सेलेनियम पे भी किस पे क्या करता है, कहीं क्लिक करता है, कहीं कुछ करता है, काम तो किस पे करता है, यूआई पे। और जब ये यूआई पे कोई एक्शन, वो यूआई पे तुम कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, तो ये जैसे ने सर्च बटन पे क्लिक किया, ये डेवलपर के कोड की क्वालिटी थी कि उसने एक जेसन बनाई, एपीआई को वो जेसन दी, एपीआई ने वो जेसन ली, फिर उसमें से क्या निकाला, क्या वो रिक्वेस्ट में जो वैल्यू थी आईफोन था, आईफोन निकाला, गया डेटाबेस में ढूंढा फ्लिपकार्ट ने अपने, कितने आईफोन मेरे पास हैं, मान लो वहाँ 100 आईफोन, 100 टाइप के आईफोन थे, तो 100 टाइप के आईफोन डेटाबेस से उनकी इंफॉर्मेशन निकाला, निकालने के बाद क्या किया, एक जेसन में डाला, और जेसन में डाल के किसको दे दिया, एपीआई को दिया, एपीआई ने आगे उसको क्या किया, उसको क्लाइंट के पास या फ्रंट एंड के पास क्या किया, भेज दिया। ये स्ट्रक्चर है। और ये समझ में आती है बात की नहीं कि एक्सएमएल, जेसन और सीएसवी क्यों यूज होते हैं। वो इसलिए यूज होते हैं कि ये बहुत आसान है, इसे आदमी आसानी से समझ सकता है, पहली चीज। और ये इतने पुराने हैं ये फॉर्मेट कि दुनिया की लगभग हर टेक्नोलॉजी, हर लैंग्वेज इनको डील करना जानती है कि कैसे एक्सएमएल में से चीज निकालनी है और कैसे एक्सएमएल में चीज डालनी है, जेसन से निकालनी है, जेसन से डालनी, ठीक है। यही एपीआई में बार बार होता है। और अगर इस फ्लिपकार्ट की बात कर लें तो फ्लिपकार्ट में ऐसी 50 जगह, फ्लिपकार्ट में अकेले कम से कम डेवलपर ने इसमें 400-500 एपीआई बनाई, 400-500 एपीआई होंगी, जो तुम करते हो जैसे सर्च पे क्लिक कर दिए, उसकी भी एक एपीआई बनी होगी। और अगर तुम्हें पता हो कि एपीआई का एड्रेस क्या है, तो तुम यही 50 आईफोन की डिटेल चाहो तो बिना ब्राउजर खोले, बिना कुछ खोले भी देख सकते हो कि 50 आईफोन की क्या डिटेल है। अगर हमारे पास इस एपीआई का एड्रेस हमें क्या हो, पता हो, तो हम एक एक्सएमएल या जेसन बनाएंगे, उस एक्सएमएल या जेसन में लिख देंगे फोन बराबर क्या, आईफोन, या ऐसा कुछ लिख देंगे, फोन और क्या लिख देंगे, आईफोन। इसके बाद आईफोन लिख देंगे और सीधे हमें तो एपीआई का पता मालूम है, सीधे हम हिट करेंगे किसको, रिक्वेस्ट भेजेंगे किसको, एपीआई को डायरेक्ट।
और वो जाएगा एपीआई, बैकएंड से जाएगा, डेटाबेस से ढूंढेगा सारे फोन लेने के बाद रिस्पॉन्सिव बनाएगा एक्सएमएल या जेसन में, और वो फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा। तो हम चाहे डायरेक्ट ले सकते हैं, बिना फ्रंट एंड खोले भी हम काम कर सकते हैं। आखिर काम तो एपीआई ही करती है। आखिर काम कौन कर रहा है? एपीआई। तुम यूआई को कॉल करो, यूआई एपीआई को कॉल करे। तुम यूआई पे काम करो, यूआई एपीआई को कॉल करे और जाके काम हो, या तो तुम एपीआई को डायरेक्ट कॉल कर लो। बात तो एक ही, आखिर काम तो किसे करना? एपीआई को ही करना है, किसी और को तो करना नहीं। लेकिन वही है, तुमसे कहें आईफोन सर्च करो तो तुमको नेट पे खोलने में क्या लगेगा? टाइम भी लगेगा, नेट भी ज्यादा खर्च होगा। नेट में तो ये पिक्चर सब आएंगी, सब कुछ लोड होगा। भाई मेरे काम की डिटेल तो सिर्फ आईफोन थी, लेकिन आईफोन के अलावा भी तो यहाँ बहुत कुछ छपा सपा है कि नहीं है? ये भी तो लोड होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, डेटा खर्च होगा। लेकिन एपीआई सीधे काम की बात जाएगी और सीधे काम की बात आएगी। अब अगर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने रिक्वेस्ट सीधे एपीआई पे भेजा, इसने रिस्पांस में एक जेसन भेजा, वो जेसन हमने खोला और वहां चेक कर लिया। जेसन कैसा होता है दिखाया था ना कल, जेसन या एक्सएमएल, और उसमें चेक कर लिया कि सारे जो फोन आ रहे हैं सारे फोन आईफोन है या कि दूसरे हैं। सारे फोन आईफोन है तो कहेंगे एपीआई क्या कर रही है? सही से काम कर रही है। अगर उसमें सारे फोन आईफोन नहीं आए, कुछ नोकिया आ गए, कुछ सैमसंग आ गया, कुछ आईफोन आ गया, तब हम डिफेक्ट डालेंगे कि एपीआई सही से काम नहीं कर रही, हम मांग कुछ रहे हैं और दे ये कुछ और रही है। क्लियर है ये? क्या ACSV? नहीं देखो, अच्छा बात रही एपीआई कोई अलग से कोई चिड़िया बढ़िया थोड़ी ना है। एपीआई भी डेवलपर जब लिखता है या एपीआई बनाता है तो उसके लिए भी वो क्या लिखता है? कोड लिखता है। और ऐसा नहीं है, एपीआई जो डेवलपर बना रहा है वो जावा में भी एपीआई बना सकता है, .NET में भी बना सकता है, PHP में भी बना सकता है। एपीआई तो एक कंसेप्ट हो गया ना, मेन तो कोड वो लिख रहा है किसमें? जावा, .NET, PHP। जावा, .NEट, PHP कोई भी लैंग्वेज हो, XML, JSON, CSV को वो करना, मैनिपुलेट करना जानते हैं। एपीआई पहली बात ऐसा नहीं कुछ कि एपीआई कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टूल है। एपीआई बोला गया इसे। एपीआई के लिए भी डेवलपर ने क्या, जैसे हम लोग तो कहते हैं सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? कोड ही तो है। वैसे ही एपीआई भी कैसे, डेवलपर एपीआई के लिए भी क्या लिखता है? कोड ही लिखता है। और किस लैंग्वेज में लिखता है? जो लैंग्वेज उसे आती हो। कई कंपनियां देखोगे जो PHP में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो PHP में एपीआई बना रही हैं। कुछ लोग किसमें बना रहे होंगे? जावा में, कुछ .NEट में, कुछ पाइथन में, कुछ रूबी में, किसी में भी बनेगा। एपीआई एक कंसेप्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर एक कंसेप्ट है ना, उसको तुम चाहो तो PHP में डेवलप कर लो, जावा में सॉफ्टवेयर बना लो, .NEट में बना लो, तो वैसे ही सेम एपीआई है। हाँ, जब तुम एपीआई को रिक्वेस्ट भेजोगे ना, अभी तो दिखाएंगे भेजना, तो भेजने के टाइम पे हम रिक्वेस्ट जब भेजते हैं तो आगे एक चीज मिलेगी तुमको, क्या? रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप। रिक्वेस्ट का जो कंटेंट मतलब वही डेटा, कंटेंट का टाइप क्या है? तो उसमें अगर कंटेंट का टाइप क्या लिख दो? XML, तो वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट जाएगी किसमें जाएगी? XML में। और जो रिस्पांस आएगा वहां से, वैसे जैसे रिक्वेस्ट का होता है, वैसे ही किसका होता है? रिस्पांस का भी कंटेंट टाइप होता है। ये दिखाएंगे आपको। तो आप उसमें जब मेंशन कर दोगे ना कि हमें जी XML में चाहिए, तो किसमें मिलेगा? XML में। हमें JSON में चाहिए तो JSON में मिलेगा। लेकिन एक लेकिन भी है, ऐसा नहीं है कि सब चलेगा। ये डेवलपर पे डिपेंड करता है। डेवलपर ने जो एपीआई बनाई है वो तीनों फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है कि एक कर रहा है कि दो कर रहा है। भाई ऐसी एपीआई पे काम करोगे, तुम बहुत जगह जाओगे, आजकल तुमको यही मिलेगा। जब भी किसी कंपनी में पहुंचोगे एपीआई होंगी, और एपीआई जनरली एक ही फॉर्मेट सपोर्ट कर रही होगी। क्या जानते हो आजकल सबसे ज्यादा चलता है? क्या? JSON। देखने में बड़ा साफ सुथरा लगता है,
XML जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी जाओगे जहां दोनों हो, तीनों हो। लेकिन देखो वहां से डेटा आ रहा है, अब डेटा को चाहे तो वो XML में भी रख सकते हैं, डेटा को चाहे तो किसी में भी रख सकते हैं, और डेटा को चाहे तो CSV में भी रख सकते हैं। और उनके ऊपर है जिन डेवलपर्स ने इसको क्या किया, API को बनाया। हमारा काम क्या है, API को टेस्ट करना। हमारा काम क्या है, API को टेस्ट करना। बस हम डायरेक्ट API को हिट करते हैं और ये देखते हैं कि API जो रिस्पॉन्स में चीज दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। बिल्कुल यार, देखो वैसे ऐसे भी लोग बोलते हैं, कई API लिखे हैं या ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ API है उसमें 500 रिक्वेस्ट बनी, 500 क्या बनी है, रिक्वेस्ट बनी। अब 500 रिक्वेस्ट है तो उनके 500 अलग अलग क्या होंगे, रिस्पॉन्स होंगे ना। अब जैसे देखो अच्छी चीज ये भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि आईफोन के लिए डेवलपर ने API बनाई होगी ना, उसने सर्च फंक्शनैलिटी के लिए API बनाई। अब तुम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें आईफोन डालोगे तो रिस्पांस में क्या आना चाहिए, आईफोन। सैमसंग डालोगे तो रिस्पांस में क्या आना चाहिए, सैमसंग। ऐसा नहीं है अलग उसके लिए आईफोन के लिए अलग API या अलग रिक्वेस्ट बनाए, सैमसंग के लिए। ऐसे तो हजारों मोबाइल है तो हजारों रिक्वेस्ट तो बन जाएंगे, सर्च के लिए बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। API किसके लिए बनती है, फंक्शनैलिटी के लिए बनती है। फंक्शनैलिटी क्या है, सर्च करना। अब तुम मोबाइल सर्च करो, कपड़े सर्च करो, जूते सर्च करो, कुछ और सर्च करो, जैसा सर्च करोगे वहां पे जो API बनी हुई है, जो रिक्वेस्ट में जाएगा उसके हिसाब से जाएगा, चीजें डेटाबेस में ढूंढेगा और लेके। अब जैसे हम यहाँ पे सर्च करें शूज, कौन सा आना चाहिए, उसमें सारे क्या आने चाहिए, शूज। जैसे देखो यहाँ पे लिखे और इस पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया। इसमें भी सारा वही काम हुआ है। रिक्वेस्ट में गया है क्या, XML के फॉर्मेट में शूज, API हुई सर्च। उन्होंने क्या बनाया होगा, सर्च के लिए एक रिक्वेस्ट या एक API बनाई होगी, सर्च वाली वो हिट हुई है और यहां से क्या गया है, शूज उसने लिया है। इसके बाद भाई XML फॉर्मेट में गया, API के पास गया, जेसन में गया, API ने क्या किया, जेसन में से छांट के निकाला क्या, वो ये शूज, और ले जाके डेटाबेस में सर्च किया कितने जूते हैं इसमें, कितने शूज हैं, और जितने मिले सबको रिस्पांस बनाया। हजारों, अगर सोचो सर्च मार देते तो कितने जूते आते हैं, हजारों। अरे अब देखो 9,62,656, और हर जूते के लिए कम से कम 8-10 इंफॉर्मेशन है कि उसका नाम, उसका प्राइस, उसकी कंपनी का नाम। तो सोचो लगभग मान लो एक में ऑन एवरेज 10 इंफॉर्मेशन है, तो 90 लाख इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स में आई। ठीक है, ये हो रहा है। अब तुम चाहो, तुम्हारे पास अगर तुमको पता हो, तुम्हें पता मालूम हो किसका, API का एड्रेस पता हो, तो सीधे तुम क्या करोगे, डायरेक्ट एक XML बना के हिट करोगे और रिस्पॉन्स में भी वो XML या जेसन देगा। और वो XML जेसन कितनी होगी, 90 लाख लाइनों की होगी। 9 लाख जूते हैं तो 90 लाख लाइनों में डिटेल आएगी। और API तभी सही है कि अगर 90 के 90 लाख क्या आने चाहिए, जूते आने चाहिए। अभी तो वैसा तो नहीं, शूज सर्च करें और इसमें शर्ट आए, 2 लाख शर्ट आ रही है, 3 लाख पैंट आ रही है, 4 लाख जूता आ रहा है, तो फिर क्या है, ये API सही से काम डाल दोगे कि भैया हम सर्च मार रहे हैं, API हिट कर रहे हैं सर्च की और डाल रहे हैं सर्च करने को, ये रिस्पॉन्स में आना चाहिए था क्या, जूते की इंफॉर्मेशन, लेकिन वहां जूता, शर्ट, पैंट सब मिक्स होके आ रहा है। क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल। जनरली जितनी फंक्शनैलिटीज होंगी उतनी API एक एप्लीकेशन में 200, 400 क्या होती है फंक्शनैलिटी होती है, तो तुम देखोगे 100-200 क्या होती है उसमें API। अभी डेवलपर के ऊपर होता है किसके लिए API बनाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है 500 फंक्शनैलिटीज हैं तो मान के चलो 250, 350 API। कुछ 100-150 ऐसी होंगी जिनके लिए शायद API वो न बनाया हो, लेकिन बाकी 300-350 के लिए वो API बनाया हो। हाँ, तो उस केस में भी API से
तो आखिर मोबाइल पे भी सर्च मारोगे तो जूते दिखाई देंगे, लैपटॉप पे भी सर्च मारोगे तो क्या दिखाई देंगे, जूते दिखाई देंगे। फंक्शन भाई जूते कहाँ हैं, ना मोबाइल में है ना लैपटॉप में है, जूते तो है कहाँ, फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में। अब जैसे जब तक एपीआई का कंसेप्ट लोग यूज नहीं करते थे तब तक मोबाइल वाले अलग डेवलपमेंट करते थे और वेब वाले अलग। वेब वाले भी अपने अंदर सर्च की फंक्शनलिटी का कोड लिख रहे हैं और मोबाइल वाले भी लिख रहे हैं। लेकिन जब एपीआई का कंसेप्ट आया तो सर्च की फंक्शनलिटी किससे मैनेज कर दी गई, एपीआई से। तो वेब वाला भी उसी एपीआई को हिट कर रहा है, मोबाइल वाला भी उसी एपीआई को हिट कर रहा है, और वो एपीआई क्या करती है, डेटाबेस में से निकाल के देती है। वेब वाला मांगता है तो वेब वाले को देती है, मोबाइल वाला मांगता है तो उसके लिए उसको सर्च का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि ऐसा भी होता है यार, वेब पे डेवलपमेंट अलग हो रहा है। वेब हो सकता है किसमें बन रहा है, पीएचपी में। मोबाइल जो बन रहा है वो किसमें बन रहा है, एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड जो हो रहा है वो जावा में बन रहा है। एपीआई को फर्क नहीं पड़ता, एपीआई तो कहती है जी हमको मतलब नहीं, तुम जावा जानते हो कि पीएचपी की क्या यार, कि हमें जेसन दो, हम तुमको वापस जेसन करेंगे, बाकी तुम अपना समझना। वेब वाला क्या करता है, उसी जेसन को काट के वेब पे दिखा देता है। मोबाइल वाला क्या करता है, उसी जेसन में से चीजें निकाल के किसमें दिखा देता है, ऐप में दिखा देता है। एक ही जगह से रहा है, फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में ही तो सारी चीजें रखी हैं। अब ये क्लियर है कुछ हद तक किस तरह से ये काम कर रहा है, ये दिमाग में एकदम होना चाहिए कि एपीआई किस तरह से काम करती है। इसीलिए एपीआई को क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और एपीआई के बारे में एक बात तुम लोग जानते हो ना, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, और ये जो एपीआई टेस्टिंग है ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। इसमें हमें थोड़ा कोड के बारे में, जेसन फेसन के बारे में पता भी है, लेकिन पूरी बात पता नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रे बॉक्स अप्रोच में आता है। जैसे एक होता है क्या, ब्लैक बॉक्स, जिसमें हमें कोई डिटेल नहीं दिखती, बस यूआई से मतलब होता है। एक होता है व्हाइट बॉक्स, जहां पे हम डेवलपर का कोड ही देखते हैं कि वो कोड सही लिखा है या नहीं, उसके पूरे कोड का हमें एक्सेस मिलता है। एक होता है क्या, ग्रे बॉक्स, कि पूरी उसका कोड का डिटेल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोड में जेसन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये चीजें हमको पता चल रही। थोड़ी बातें पता भी है और थोड़ी बातें नहीं भी पता है। तो व्हाइट और ब्लैक का मिक्स क्या होता है, ग्रे में। इसीलिए टेस्टिंग आती है किसमें, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की अप्रोच है। ना ये ब्लैक बॉक्स है और ना तुमसे पूछेगा कोई ग्रे बॉक्स टेस्टिंग तो बताना कि भाई जिसमें सिस्टम के बारे में सब कुछ ना पता हो लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल पता हो, तो वही क्या होती है, ग्रे बॉक्स। जैसे एपीआई, तो तुरंत एग्जांपल दोगे, जैसे क्या एपीआई, कि हमें उसके जेसन में क्या लेगा क्या नहीं लेगा ये बातें पता होती हैं, लेकिन अंदर कोड में क्या लिखा है ये नहीं पता होता। कुछ पता भी है और कुछ नहीं भी पता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब जो एपीआई को हम, अच्छा अभी हम बार बार बोल रहे थे ना, एपीआई अगर टेस्ट करनी है या एपीआई हिट करनी है तो एपीआई का क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। एपीआई का क्या होना चाहिए, एड्रेस। अच्छा ये बताओ, फ्लिपकार्ट खोलना है तो क्या चाहिए, फ्लिपकार्ट का एड्रेस चाहिए ना, यूआरएल या एड्रेस चाहिए। अगर हम कहें, मान लो अभी हम किस पेज पे खड़े हैं, इस पेज पे खड़े हैं, तो इसका एड्रेस या यूआरएल ये है। ऐसे ही जो एपीआई होती है, ध्यान देना, एपीआई भी कहाँ होती है, सर्वर पे ही होती है। तो हर एपीआई का एक एड्रेस या क्या होता है, यूआरएल होता है। याद रख लो इस बात को। अगर आपकी 50, अगर आपके पास आपकी उसमें आपके प्रोजेक्ट में एपीआई के फॉर्मेट में एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है, और वहां पे एपीआई की जैसे मान लो 50 एपीआईज हैं या 50 रिक्वेस्ट हैं, तो हर एपीआई या हर रिक्वेस्ट का एक क्या होगा, यूआरएल। अरे इंटरनेट में पहचानने की पता क्या होता है, यूआरएल ही तो है भाई। इंटरनेट पे सबका एड्रेस क्या है, यूआरएल।
तो एपीआई का भी एड्रेस होता है क्या, यूआरएल। जो बार बार नहीं कर रहे थे कि तुमको एपीआई का एड्रेस पता होना चाहिए, एड्रेस का मतलब ये नहीं पता होना चाहिए कि किस शहर में है किस गांव में, तुमको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसका यूआरएल। जैसे हम तुमसे कहें, जैसे लॉगिन पेज है, तो लॉगिन मान लो जैसी है, बिकम अ सेलर, एक तो हम ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, खोल सकते हैं बिकम अ सेलर, और या फिर मेरे पास अगर ये क्या हो, ये यूआरएल हो, तो यूआरएल को किसी भी ब्राउजर में डालें और एंटर मारेंगे तो खुल जाता है कि नहीं खुल जाता। कैसे खुल, भाई देखो, कहीं क्लिक करके भी वो या फिर तुम्हारे पास पूरा उसका यूआरएल पता हो तो सीधे यूआरएल क्या करो, कॉपी पेस्ट मारो, एंटर मारो, खुल जाता है कि नहीं खुल जाता। कि इस पेज का एड्रेस ये है, बिकम अ सेलर जो पेज खुला है तुम्हारे सामने, इसका एड्रेस क्या है, ये बिकम अ सेलर का एड्रेस ये। ऐसे ही क्या होती हैं, जितनी एपीआईज होती हैं, जितनी रिक्वेस्ट होती हैं, एपीआई में क्या होती है, ढेर सारी रिक्वेस्ट, तो हर रिक्वेस्ट का अपना एक क्या होता है, यूआरएल होता है। और ध्यान से अगली बात लिख देते हैं, हमेशा वो यूआरएल क्या होता है, यूनिक होता है। तो एक कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर दो रिक्वेस्ट का यूआरएल कभी भी सेम नहीं हो सकता। भाई अगर सेम होगा तो पता चला तुम चाहते हो ये चीज और मिलेगी वो चीज। इसीलिए अगर डेवलपर ने एपीआई अपने सॉफ्टवेयर को एपीआई के फॉर्मेट में डेवलप किया है, तो पता चला उसने 350 रिक्वेस्ट बनाई, 350 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बनाए हैं, तो 350 रिक्वेस्ट का, सब रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या होगा, अलग अलग। हर एपीआई का अपना क्या होता है, यूआरएल। क्लियर है ये? अच्छा, और कल बताए थे एपीआई में डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। एपीआई में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। कल बताए थे एक होता है क्या, गेट, पोस्ट, पुट, और डिलीट। वैसे और भी मेथड्स हैं, लेकिन मेनली कितने हैं, यही 5, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये मेथड बनाए गए हैं, 5 मेथड बनाए गए हैं। और इन्हीं 5 मेथड में से हर भाई किसी एपीआई, अच्छा अब देखो, अब इन्हीं 5 मेथड में से कोई एक मेथड तुमको एपीआई के लिए कॉल करना पड़ता है। और क्या कॉल करते हो, और क्या कॉल करते हो, देखो ये 5 मेथड हैं, ठीक है। और इन 5 मेथड्स के अलग अलग काम हैं। याद रखना, जहां पे, क्यों सो रहे हो भाई, एक तो बड़े दिन पे दिखाई भी देते हो, ऊपर से सो भी जाते हो हैं। बाद में कहोगे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये नहीं हो रहा है। और एक नया बहाना है, सबके पास कॉल नहीं आ रही है। गेट, पोस्ट, पुट, पैच और क्या, डिलीट। और तुम्हें क्या है एपीआई में, और क्या चीज है, रिक्वेस्ट। कितने अगर एपीआई में, अगर मेरे एपीआई में अगर हमने मेरे एप्लीकेशन में 500 फंक्शनलिटी, मान लो, इसीलिए पूरा लिख दे रहे हैं, मान लो एप्लीकेशन में कितनी है, 500 फंक्शनलिटी है। और 500 में मान लो 500 के लिए नहीं, 350 फंक्शनलिटी के लिए क्या बनाया गया, बिल्कुल 350 फंक्शनलिटी के लिए क्या बनाई गई, एपीआई की बताएंगे, क्या बनाएंगी, रिक्वेस्ट बनाई गई। कितनी रिक्वेस्ट बनाई गई, 350। तो 150 के लिए डेवलपर ने एपीआई ने 150 फंक्शनलिटी के लिए एपीआई नहीं बनाई है, या रिक्वेस्ट नहीं बनाई है, और 350 के लिए उसने बनाई। क्लियर है? तो याद रखना, 350 यूनिक क्या होंगे,
यूनिक, इसलिए लिख दे रहे हैं पूरा क्या होंगे, रिक्वेस्ट यूआरएल, सबका अपना अलग अलग। और ध्यान देना है, अब ध्यान से, फंक्शनैलिटी, भाई फंक्शनैलिटी काम करती है, कोई फंक्शनैलिटी कुछ ले जाके सेव करती है, कोई फंक्शनैलिटी वहां से कुछ ले आती है, कल दिखा नहीं रहते। एक फंक्शनैलिटी है उसमें अकाउंट पेज पे सब इंफॉर्मेशन भर के सेव बटन पे क्लिक करो तो क्या होता है, डेटा फ्रंट एंड से जाके बैक एंड डेटाबेस में जाके डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे सर्च मारे और वहां से डेटा आया, तो ध्यान से देखो, तो हर फंक्शनैलिटी के लिए क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। अब फंक्शनैलिटी कई बार ऐसी होती है जो कुछ नया डेटा क्रिएट कर रही होती है, कोई फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो क्या कर रही होती है, ठीक है। और 350 फंक्शनैलिटी है, 350 यूआरएल है। अब एक बात और बहुत जरूरी है, देयर इज मेथड with each API, there is only, या लिख देते हैं there is one method with each API। मतलब क्या, वो 350 जो बनाया है ना, तो हर रिक्वेस्ट के साथ एक मेथड लगाया, कहा होगा यार ये फंक्शनैलिटी जो हम और ये फंक्शनैलिटी के लिए API बना रहे हैं, ये तो क्या करता है, अकाउंट बना देता है वहां जाके, मतलब हमारा क्लाइंट का डेटा ले जाके सर्वर में क्या करता है, स्टोर करता है, पोस्ट करता है। तो इसीलिए उसके साथ क्या लगाएगा, तो तुम्हें मिलेगा 350 रिक्वेस्ट है, तो पता चला उसमें से 150 क्या है, गेट वाली, पता चला 100 जो है वो कौन सी है, पोस्ट वाली, 250 हो गया। मान लो 25 है कौन सी, डिलीट वाली, 50 है मान लो कौन सी, पैच वाली, कितने हो गए, 250, 300, 350, और मान लो 25 है कौन सी, पुट वाली। ऐसा होगा, मतलब जब वो हर एपीआई के साथ एक रिक्वेस्ट होगी, मतलब ये क्या बनाएगा, हर जब भी कोई एपीआई बनाएगा तो हर एपीआई की रिक्वेस्ट के साथ एक मेथड जोड़ेगा। ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होता है, जैसे जो भी तुम्हारी फंक्शनैलिटीज हैं तो उनके फीचर होते हैं ना, कोई फंक्शनैलिटी कुछ क्या करता है, पोस्ट करता है। भले देखो हम लोग ऐसा नहीं है एपीआई आया तो गेट पोस्ट बोलना शुरू किया, जब एपीआई नहीं भी था तब भी हम लोग गेट पोस्ट वर्ड का यूज करते थे। जब सर्वर से कुछ आता है तो उसे क्या, सर्वर से सिर्फ आता है तो क्या बोलते हैं, गेट, और जब सर्वर को कुछ भेजते हैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट। गेट पोस्ट पहले भी था, अब भी है। तो जितनी एपीआई बनेंगी, हर एपीआई, जैसे 350 एपीआई है तो हर एपीआई के साथ एक एक मेथड है। जैसे तुम्हारे सामने 150 गेट वाली है, 100 पोस्ट वाली है, 25 डिलीट वाली है, 50 पैच वाली है, और 25 का कौन सी है, पुट वाली। क्लियर है ये? अब ये कितना अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हर एपीआई होगी, हर एपीआई का अपना यूआरएल होगा, और हर एपीआई या हर रिक्वेस्ट का अपना एक क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है। और इसके बाद जब तुमको, अब तुम्हारे पास दो चीज मेन आ गई, क्या क्या आ गया, यूआरएल और एड्रेस, सॉरी यूआरएल आ गया, और सॉरी यूआरएल आ गया, और क्या आ गया, मेथड। बस इतना ही चाहिए तुमको। अब तुम क्या करोगे, उस यूआरएल पे वो मेथड लगा के रिक्वेस्ट भेजोगे। अब लेकिन ये गलती अगर करने लगे कि एक रिक्वेस्ट बनाई डेवलपर ने एक फंक्शनैलिटी के लिए, और वो रिक्वेस्ट बनाई है गेट वाली, लेकिन जब तुम एपीआई हिट कर रहे हो तो वहां मेथड का नाम क्या भेज रहे हो, पोस्ट, तब एरर आएगी। तब क्या आएगी, एरर आएगी। तब एरर आएगी और उसमें आएगा, एरर आएगा, उसमें एक मैसेज आएगा, क्या, मेथड नॉट अलाउड। तो भैया ये मेथड अलाउ नहीं हो। जैसे हम कर रहे हैं ना, एक रिक्वेस्ट है गेट के लिए बनी है, और हम क्या कर रहे हैं उस पे, हम उस रिक्वेस्ट के यूआरएल पे जो मेथड हमको गेट इस्तेमाल करना चाहिए था, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट, और वो रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो एक्सेप्शन आएगी।
और ये आएगी एरर आएगी क्या, मेथड नॉट अलाउड। कहेगा भैया इस रिक्वेस्ट के लिए तो हमने डेवलपर ने बनाया है क्या, गेट। ये जो डेवलपर ने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, गेट के लिए, लेकिन आप कॉल करने के टाइम पे मेथड का नाम क्या भेज रहे हो, पोस्ट। क्लियर है ये बात। तो आपको सही मेथड और सही यूआरएल का यूज करना है, इसके बाद रिक्वेस्ट भेजनी है और वहां से रिस्पांस आएगा। क्लियर है ये। तो एक एपीआई यूज करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ करें एपीआई टेस्टिंग, याद रखना सबसे आसान होती है। हमारे ये यूआई ऑटोमेशन जो करते हो या यूआई टेस्टिंग करते हो, इससे लाख गुना आसान है भाई। इसमें हमको क्यों आसान होती है, अगर ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो तो सेलेनियम वाला ऑटोमेशन तो बड़े झंझट थे ना। अरे यार वेट लगाओ, इम्प्लिसिट वेट लगाओ, एक्सप्लिसिट वेट, कहीं ड्रॉप डाउन मिलेगा, कहीं विंडो हैंडलिंग करो, कहीं कुछ करो, 72 बातें थी कि नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता। इसमें जब डेवलपर बनाएगा ना, याद रखना डेवलपर किसी कंपनी में जब एपीआईज में डेवलपमेंट करेगा तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, वही डॉक्यूमेंटेशन उठा के तुमको पकड़ा देगा। जब डॉक्यूमेंटेशन से तुम गो थ्रू करोगे तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कितनी एपीआईज बनाई है, और उसमें लिखा होगा ये एपीआई है, ये इसका यूआरएल है, ये इसके साथ मेथड। और बस हमें क्या करना है, उस एपीआई के उस यूआरएल पे मेथड डेटा के साथ रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पांस पे डेटा क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ न इम्प्लिसिट वेट है, इसका ऑटोमेशन ही करेंगे आगे तो आसान है, न इसमें इम्प्लिसिट वेट है, न एक्सप्लिसिट वेट है, न विंडो हैंडलिंग है, न फ्रेम है, कुछ नहीं है। इसमें तो प्लेन डेटा, साफ साफ डेटा जा रहा है और डेटा आ रहा है। इसीलिए इसका ऑटोमेशन भी क्या है, आसान है। इसकी मैनुअल टेस्टिंग भी क्या है, तुम्हारे नॉर्मल यूआई टेस्टिंग से 10 गुना आसान चीज है, लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा। लेकिन है काम करने में ये क्या आसान है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं होती। हम लोग यूआई टेस्टिंग करते हैं तो उसमें झंझट रहती है यार, रोज ही कहीं कहीं एक आध एलिमेंट 2 एलिमेंट ऐसे फंस जाते हैं जिनका एक्सपाथ बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, रोज चैलेंज फेस करते हैं। लेकिन इसमें ये सब झंझट नहीं, इसमें तो बस रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में डेटा चेक किया, सही है कि गलत है, सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो डिफेक्ट डाल दिया, भैया यहाँ ये आना चाहिए था और ये रहा, बात खत्म। इसलिए इसकी टेस्टिंग आसान है। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, ठीक है। और एपीआई टेस्टिंग किसी को मिल गई बड़ा अच्छा है तुम्हारे लिए, ज्यादा काम भी नहीं होगा ऑफिस में, बड़ी फुल लाइफ होगी। मुश्किल से घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का क्या होगा, दिन भर काम होगा, उससे ज्यादा काम नहीं होगा। जो एपीआई टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग मशीन करते हैं ना, उनकी बड़ा लाइफ फुल होती है। कुछ नहीं, 10-20 तो एपीआई है। एक टूल अभी बताएंगे आगे, पोस्टमैन खोलते हैं, हिट करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, जो होता है बता दिए, घंटे 2 घंटे में आराम से घर को, हाँ ऑफिस में क्या हुआ, बैठे हैं, घूम रहे हैं, कोई टेंशन क्या करें। नहीं, सैलरी क्यों कम होगी भाई, सैलरी ज्यादा रहती है। सैलरी कभी काम के हिसाब से ज्यादा नहीं होती है, कौन बताया तुमको, बहुत लोग कर रहे हैं सड़क पे, लेकिन इससे सैलरी ज्यादा नहीं हो जाती। सैलरी हमेशा होती है डिमांड से, ऐसा सैलरी या ऐसी चीजें डिसाइड करती हैं, मेहनत नहीं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोग अब हर जगह एपीआई यूज हो रही है, और सप्लाई कम है। सप्लाई क्यों कम है, जनरली जो लाइफ ऑफिस में जो काम कर रहा होता है, नया आदमी कौन सीखना चाहता है यार, और डेली की लाइफ चल रही है उसकी, हाँ उसके पास 72 और काम है, बीवी है, बच्चे हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि रोज सीखेगा, है तो कहाँ सीख रहा है कोई, उसको तो लग रहा है भाई सैलरी आ रही, बात खत्म, ये काम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका थोड़ी और क्लियरिटी हुई कि किस तरह से ये चीज काम कर रही होगी, और तुम्हें ये पता होगा इसके पास 2 चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एपीआई की रिक्वेस्ट का यूआरएल, कितनी रिक्वेस्ट होंगी जितनी फंक्शनैलिटी उतनी रिक्वेस्ट, और हर रिक्वेस्ट का यूनिक यूआरएल, और हर रिक्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड या एक मेथड, और आपको वही मेथड यूज करना है जो उस एपीआई उस रिक्वेस्ट के साथ बनाया गया है, कुछ भी नहीं आप दे सकते। पता चला आप फंक्शनैलिटी सर्च की है जो डेवलपर ने बनाई है गेट के साथ, और आप वही यूआरएल हिट कर रहे हो, लेकिन जो मेथड भेज रहे हो आप पोस्ट भेज रहे हो या डिलीट भेज रहे हो, तब वो एरर दे देगा, कहेगा मेथड नॉट अलाउड। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब जरा इस चीज पे आते हैं,
तो तुम्हें पता चल गई ये दो चीजें। अच्छा अब एक चीज और देखो, एपीआई भी जनरली क्या होती है, कई बार दो टाइप की होती है। कुछ एपीआई ऐसी होती हैं जो क्या होती है, सिक्योर्ड होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिक्योर्ड नहीं होती। सिक्योर्ड कौन सी नहीं है? अच्छा ये बताओ, कुछ एप्लीकेशन सिक्योर्ड होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सिक्योर्ड, बताओ कौन सा एप्लीकेशन? अरे ऐसा एप्लीकेशन जो बिना लॉगिन के कुछ कराए नहीं भाई, उसको ऐसा लगता है कि इस चीज को कोई भी देखे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसने लॉगिन का कंसेप्ट नहीं रखा, तो वो एप्लीकेशन क्या है, सिक्योर नहीं है, कोई भी जाके उसके अंदर रखता है। लेकिन अगर किसी को कोई चीज सिक्योर इंफॉर्मेशन होती है तो उसको छुपा के रखता है, कैसे? यूजर नेम और पासवर्ड। भैया कोई भी एंटर नहीं कर सकता, यूजर नेम पासवर्ड दो और तब तुमको तुम्हारी चीज दिखाई देगी, दूसरे की चीज दिखाई नहीं देगी। यही तो है सिक्योरिटी ना। तो ऐसा एपीआई में होता है। बहुत सी एपीआई दुनिया में ऐसी हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की जो एपीआई होंगी सब सिक्योर्ड होंगी। तो पता चला फ्लिपकार्ट में काम करने वाले बंदा हमको यूआरएल दे दिया या हम कहीं से यूआरएल पा गए तो हम लगेंगे इनका यूज करने, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस एपीआई आगे बताएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट की सारी एपीआई क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो ऐसे एप्लीकेशन हैं लगभग सारे, सबकी क्या है, सिक्योर्ड है। जीमेल में भी है, गूगल में भी है। अरे जो एप्लीकेशन उठा के देख लो हर जगह एपीआई है और लगभग हर जगह क्या है, सिक्योर्ड है। लेकिन बहुत जगह सिक्योर्ड नहीं भी है। जैसे हमारा ये जो है इंडिया का वेदर डिपार्टमेंट, वो दुनिया भर का वेदर से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करता है और डेटा इकट्ठा करने के बाद पब्लिकली एक पब्लिक एपीआई पे डाल रखा है। कहा कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं, जिसको देखना चाहो वो एपीआई हिट करो और मौसम की जो डिटेल है, जो डेटा हमारे पास सैटेलाइट से लिया गया है, हम सबके लिए क्या कर रखे हैं अवेलेबल। सर्च मारोगे वेदर एपीआई में और उसमें सिक्योर्ड नहीं होगी। मतलब सिक्योर्ड एपीआई क्या करती है, सिक्योर्ड एपीआई तुमसे यूआरएल भी मांगती है। एक सिक्योर्ड एपीआई क्या मांगती है, यूआरएल प्लस मेथड प्लस यूजर नेम और पासवर्ड। और जो एक उसको जो अनसिक्योर्ड होती है ना, उसे अनसिक्योर्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, पब्लिक। और जो पब्लिक एपीआई उसमें सिर्फ यूआरएल होता है और सिर्फ क्या होता है, मेथड होता है। वो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनका डेटा ऐसा होता है वो जो चाहते हैं कि कोई भी देखे हमें फर्क नहीं। ना उसका भी क्या है, उसका भी क्या है, सिक्योर्ड ही है। तो आ रहा है यात्रा वाले ले रहे हैं ना, तो आईआरसीटीसी में इतना बेवकूफ नहीं है, यात्रा वालों से आईआरसीटीसी ने इस बात के लिए पैसा लिया होगा, नहीं तो भाई यात्रा वाले उनकी एपीआई हिट यूज कर लेंगे, वो यात्रा वाले यूज कर लेंगे, मेक माई ट्रिप वाले यूज कर लेंगे, इक्सीगो वाले यूज कर लेंगे, गो आईबीगो, क्योंकि उन लोगों ने एपीआई उसको कुछ पैसा दिया है। लेकिन यही सोचो कि तुम यूज कर लो, तुमको यूआरएल मिल जाए तो तुम यूज नहीं, तुमको जाके आईआरसीटीसी से बात करना पड़ेगा। आईआरसीटीसी तुम्हारे लिए एक यूजर नेम पासवर्ड बनाएगा और अब कहेगा कि तुम इस्तेमाल कर सकते। क्या करें, क्या यूट्यूब ना भाई, यूट्यूब भी पब्लिक नहीं है। यूट्यूब क्या है, पब्लिक एविडेंस। अच्छा बिना लॉगिन के भी देख सकते हो ना, हाँ ठीक भाई। अच्छा ऐसा भी होता है, कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी ऐसी भी होती है जिसमें कुछ चीजें पब्लिक होंगी, कुछ एपीआई पब्लिक होंगी और कुछ एपीआई प्राइवेट। पब्लिक कौन सी होंगी, जैसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना क्या है, पब्लिक। लेकिन वहां अपलोड करना तो बिना लॉगिन के तो अपलोड नहीं कर सकते ना। अगर तुम्हें अपलोड वाली एपीआई हिट करनी है कि तुम्हें अपना वीडियो अपलोड करना है, वो एपीआई हिट करनी है, तब तुमको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। कुछ पब्लिक एपीआईज भी हैं उसके पास। एक ही सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता है कि सारी पब्लिक एपीआई हो, ऐसा भी हो सकता है, सारी प्राइवेट हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ पब्लिक हो और कुछ प्राइवेट। जैसे फंक्शनलिटी अपने अपने अपनी फंक्शनलिटी से कंपेयर करो, एपीआई कोई अलग से चीज थोड़े ना, तुम्हारी फंक्शनलिटी के लिए तो बन रही है। अब यूट्यूब पे देखो बहुत सी फंक्शनलिटी ऐसी है जो बिना यूजर नेम पासवर्ड के होती है, बहुत सी फंक्शनलिटी ऐसी है जो यूजर नेम पासवर्ड के साथ ही होती है। तो ऐसे सेम एपीआई, जो फंक्शनलिटी ऐसी होगी जो बिना यूजर नेम पासवर्ड की होगी उसके लिए पब्लिक एपीआई, और जो ऐसी होगी जो यूजर नेम पासवर्ड के साथ वाली फंक्शनलिटी होगी उसके लिए पब्लिक एपीआई नहीं होगी। अब बात समझ में आई?
अच्छा, एपीआई हिट करते हो जब, एपीआई जो तुम हिट करने का मतलब कुछ नहीं भाई, बस यूआरएल उसका डाल देना, उसी को बोलते हैं क्या, रिक्वेस्ट भेजने को हम बोलते हैं क्या, एपीआई हिट करना। तो जैसे हम जब कोई एपीआई क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं। देखो एपीआई हिट करोगे तो यहाँ पे एक मान के चलो एक तरह से तीन बातें हो सकती हैं एक एपीआई जब तुम हिट करते हो तब। नंबर एक, एपीआई गई और उसने अपना काम सही से कर दिया, एपीआई हिट किया और एपीआई ने वो किया जो उसे करना था, ठीक है। नंबर दो, जैसे तुम मान लो जैसे ये कि हमने शूज डाला, सर्च कराया और वो क्या किया, मतलब लेके सर्च का रिजल्ट लेके आया, तो मतलब क्या हुआ, एपीआई की जो हिट किया हमने ये क्या था, सक्सेसफुल था। दूसरी बात क्या हो सकती है, तो एक हो सकता है सक्सेस और भाई फेलियर भी हो सकता है। अच्छा फेलियर क्या है, शूज डाला मोबाइल ले आया, तो ये फेलियर है नहीं, याद रखना, अब यही समझना है आपको, ये फेलियर नहीं है। जब तुम एक एपीआई हिट करते हो दो ही बातें होती हैं, या तो देखो कब कहते हैं सक्सेस है, कब कहते हैं फेलियर है, जब रिस्पांस आता है, रिस्पांस चाहे सही आए और चाहे गलत आए, रिस्पांस अगर आ रहा है तो मतलब क्या है, सक्सेस, और रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मतलब क्या, फेलियर। मतलब फेलियर का क्या मतलब हुआ, आप एपीआई हिट ही नहीं कर पाए, या मतलब या सर्वर ने वहां से सही वो रिस्पांस वहां से दिया ही नहीं, उसको बोलेंगे किसका, ना 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 यार, देखो डेवलपर ने एक बना दी मान लो सर्च की एपीआई, और उसका यूआरएल मान लो है यही 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 उसका मान लो क्या है, यूआरएल। तो अब ये यूआरएल तुम हिट करो मेथड के साथ, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो रिस्पांस आएगा और या तो रिस्पांस नहीं आएगा। रिस्पांस आया, रिस्पांस सही है गलत ये बात की बात, अगर रिस्पांस डेटा आया तो मतलब क्या है, सबसे सही है, और रिस्पांस डेटा नहीं आया तो मतलब क्या है, गड़बड़। अब सक्सेस तो सही है, गड़बड़ होने की भी दो चांस है, गड़बड़ होने के भी क्या है, दो चांस है। जैसे क्या, नंबर एक ए की जो गलती है वो रिक्वेस्ट भेजने वाले से हुई, जो गलती हुई वो किससे हुई, मेथड रिक्वेस्ट करने वाले से हुई। देखो एक क्लाइंट होता है ना जो रिक्वेस्ट भेजता है, एक सर्वर होता है रिस्पॉन्स करता है, साइड से, तब भी फेल होगा। तो मतलब एक फेलियर होगा कैसा, क्लाइंट साइड फेलियर, और दूसरा हो सकता है क्या, सर्वर साइड। ये तीन संभावनाएं बनती हैं, या तो सक्सेस, या तो फेल, और फेल की भी दो संभावनाएं। फेल दो केस में हो सकता है, क्लाइंट साइड से कोई गलती हुई है तब भी हो सकता है, सर्वर साइड से कोई गलती हुई है तब भी। अब ये समझते हैं क्लाइंट साइड से गलती क्या हुई। चलो हाँ यार, वो 3:30 बजे का उसका पहले से है यार, तुम एक काम करो, पहले रिंकू से बात करो, ग्रुप है उसमें जुड़ो, अदरवाइज ऐसे ही क्लैश होंगी चीजें। हमें 10 मिनट दो, तुम बता। क्लाइंट साइड फेलियर हो सकता है और क्या हो सकता है, सर्वर साइड। दो टाइप के फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट साइड का फेलियर कैसा होता है, क्या होता है, जैसे बताया हमने, जैसे तुमने क्या किया, एक एपीआई के लिए मेन चीज क्या है, यूआरएल, मेथड। तो अगर तुम्हारा यूआरएल ही गलत है, मतलब तुमको एक एपीआई हिट करनी थी और तुम यूआरएल ही क्या डालो, गलत डालो, तो गलती किसकी है, एपीआई बनाने वाले की, तुम्हारी गलती है ना। तो इसे बोलेंगे क्या, ये क्लाइंट साइड फेलियर है, ये
जैसे एपीआई बनाने वाले ने रिक्वेस्ट के साथ क्या वो एसोसिएट किया है, गेट रिक्वेस्ट, गेट मेथड, और तुम कॉल करने के टाइम पे भेजो क्या, पोस्ट, तो तुम्हारी गलती है। तो ये क्या है, क्लाइंट साइड फेलियर, ठीक है। और जैसे एक अगर वो होती है सिक्योर एपीआई होती है तो क्या करती है वो, यूजर नेम और क्या मांगती है, पासवर्ड ना। अब तुम यूजर नेम पासवर्ड गलत भेजो तो किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। ये क्लाइंट साइड वाली फेलियर्स, ठीक है। गलत यूजर नेम भेजना, गलत यूजर नेम पासवर्ड भेजना, गलत यूआरएल इस्तेमाल करना, गलत मेथड इस्तेमाल करना। और भी एक चीज, कई बार जैसे ऐसा होता है मेरा यूजर नेम पासवर्ड तो सही है, ध्यान समझना इस बात को, मेरा यूजर नेम पासवर्ड सही है, लेकिन मेरे यूजर नेम पासवर्ड को, मेरे क्रेडेंशियल को, इस यूजर को वो अधिकार नहीं है जो चीज ये हिट करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा भी कई बार होता है ना, एथराइज्ड ही नहीं है उस काम के लिए। जैसे तुमने वी टाइगर में देखा है, वी टाइगर में कभी जाके देखो तो अंदर से ही वहां यूजर भी बनते हैं, यूजर को रोल भी असाइन होते हैं कि जैसे ये फाइनेंस यूजर है या ये अकाउंट यूजर है, तो अकाउंट यूजर वाला पता चला अकाउंट की चीजें देख पा रहा है, कैंपेन की चीजें देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा होता है कि नहीं, या ऐसा हो रहा है अकाउंट का यूजर जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अकाउंट अपडेट कर सकता है, कॉन्टैक्ट सिर्फ देख सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता और कॉन्टैक्ट चेंज नहीं कर सकता। अब मान लो, तो मतलब क्या है, मान लो कॉन्टैक्ट जो है उस यूजर, अकाउंट यूजर के लिए क्या है, कॉन्टैक्ट का जो पोस्ट है वो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से जुगाड़ लिया उसका क्या, यूआरएल, मेथड का नाम और यूजर नेम सही, अपना यूजर नेम और पासवर्ड अकाउंट का डाल दिया, इंटर मारेगा ना, फिर एक कहेगा भैया तुम इस काम के लिए एथराइज नहीं हो, है ना। तो देख रहे हो ना, क्लाइंट साइड के फेलियर के कितने रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल, क्या क्या, रॉन्ग यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड। हम लोग बार बार पूरा नहीं बोलते, वर्ड यूज करते हैं क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल्स का मतलब ही होता है क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ये भी वजह हो सकती है। रॉन्ग मेथड नेम, ये भी हो सकता है। और क्या बताए, और रॉन्ग या लिख कह दें, या हाँ अनएथराइज्ड मतलब यूजर सही है, यूजर नेम पासवर्ड सही है, लेकिन जिस यूजर नेम पासवर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो उसको ये काम करने का एथराइजेशन नहीं है जो तुम हिट करने की कोशिश कर। क्लियर है। अच्छा, कई बार हमारा सब कुछ सही होता है, यूआरएल भी सही है, मेथड भी सही है, क्रेडेंशियल भी सही है, एथराइजेशन भी है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी रिस्पांस आने के बजाय रिस्पांस में एरर आया। रिस्पांस में क्या आया, एरर आया। तो इसमें किसकी गलती, सर्वर की ना, मेरी थोड़ी ना। तब गलती किसकी, डेवलपर की। तो इसे बोलते हैं क्या, सर्वर साइड फेलियर। जब गलती मेरी नहीं हो, क्लाइंट की नहीं हो, गलती किसकी हो, सर्वर की, तब फेल हो रहा है। तो मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों ने ये चीज देखी हुई है, कहाँ देखी है, याद करो अपना हाई स्कूल इंटर का जब रिजल्ट देखते थे दोपहर के टाइम पे, सर्च मारो रिजल्ट नहीं आता था और लिखा याद करो आता था 503। अभी ध्यान से देखो 404 नहीं था, 503 था। 503 अक्सर आता था और उसमें लिखा रहता था क्या, सर्वर अनअवेलेबल, कुछ इस तरह का या इस टाइप की कोई एक्सेप्शन, कोई प्रॉब्लम आती थी। तो वो गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम तो अपना रोल नंबर सही डाल रहे थे, लेकिन वहां सिस्टम के ऊपर लोड इतना ज्यादा था कि इतने लोगों को एक साथ लोग रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो सबको बराबर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। तो गलती किसकी थी, सर्वर की थी ना, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जितने लोग एक साथ उसको हिट कर रहे थे। तो इसी वजह से ये 3 काम होंगे। क्लियर है, सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, फेलियर क्लाइंट साइड की वजह से भी हो सकता है और फेलियर सर्वर साइड की वजह से। क्लियर है, इतना समझ में आता है। तो एक छोटी सी बात और सुनिए कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, अच्छा सक्सेस की बात कर रहे हैं,
सक्सेस क्या हो सकता है भाई? हम गेट भी सक्सेस हो सकता है, पोस्ट भी, पुट भी, पैच भी, क्या होता है, डिलीट भी। अब एक चीज और ध्यान देना सब लोग कि जब एक एपीआई को रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो एपीआई क्या देता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो देता ही देता है, ध्यान देना, उसके साथ एक चीज और बहुत जरूरी देता है जिसे बोलते हैं रिस्पॉन्स कोड। हर एपीआई जब तुम हिट करोगे तो वो क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा ना, साथ में रिस्पॉन्स कोड देगा। अब तुम कहोगे सर ये रिस्पॉन्स कोड क्या है, या इस रिस्पॉन्स कोड की जरूरत क्या है? तो जैसे तुम कैसे एग्जांपल बताएं, और इसका रिस्पॉन्स कोड का, जैसे कई बार होता है ना कि कहीं से कुछ गलत हुआ, कहीं से क्या हुआ, जैसे मान लो एक गाड़ी ही है, तो गाड़ी जो है भाई स्टार्ट होके चलनी चाहिए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ है, तो तुम्हारी गाड़ी के डिस्प्ले पे कुछ भी आ गया। क्या आ गया? तुम्हारी गाड़ी के डिस्प्ले पे कुछ भी आ गया कि भाई लाइट नहीं सही है, या फलाना नहीं सही है, या इंजन में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आ गया, और रेड कलर का क्या बन गया? एक वार्निंग सा बन गया। तो तुम देखते फट से जान जाते हो ना, लग रहा कुछ दिक्कत है, डिटेल तुमको नहीं पता चली, लेकिन रेड कलर मार्क देखे तुम समझ गए कि इसमें कोई न कोई दिक्कत है। तो रिस्पॉन्स कोड क्या है? रिस्पॉन्स तो आएगा कितने पन्ने का? देखा, एक रिस्पॉन्स दिखाया ना कि एक 90 लाख डेटा का भी रिस्पॉन्स हो सकता है। रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक डेटा है, लेकिन चाहे 90 लाख डेटा आए रिस्पॉन्स में, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे एक आए, जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के साथ एक रिस्पॉन्स कोड भी आता है, और वो कोड हम लोग पहचानते हैं। तो जब हम लोग एपीआई हिट करते हैं और तुरंत पहले रिस्पॉन्स भी आता है और बाद में रिस्पॉन्स कोड आता है, तो हम लोग रिस्पॉन्स में नहीं झांकते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिस्पॉन्स कोड। अगर रिस्पॉन्स कोड गलत है तो अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं है, तब तो फिर सब क्या है? गड़बड़। मतलब वो एक समझो एक तरह से क्या है, वो अर्ली साइन, मतलब एक ऐसा चिन्ह है जिससे हमें पता चल जाता है कि चीज क्या चल रही है। अब रिस्पॉन्स कोड होता क्या है मालूम है? जब तुम्हारी एपीआई हिट करते हैं और वो सक्सेस होती है तो 200 वाली सीरीज आती, सिर्फ 200 नहीं, 200 की सीरीज। रिस्पॉन्स कोड कई है, जैसे 200 है, 201 भी है, 204 भी है, ठीक है, इस तरह से और भी है। मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट है, 200, 201 और 204। अगर 200 वाली सीरीज आ रही है, कौन वाली सीरीज आ रही है? 200, तो इसका मतलब है तुम्हारी एपीआई की जो एपीआई हिट किया वो सक्सेसफुल है। न क्लाइंट की तरफ से कोई दिक्कत है, न सर्वर की तरफ से दिक्कत है। ये जो रिक्वेस्ट का वो एपीआई का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन क्या है? परफेक्ट। तो हम लोग जब भी चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 200 आ रहा है कि नहीं, 200 आए, 201 आए, 204 आए, तो हम सोचते हैं कि मेरी एपीआई सही से काम, मतलब इतना। अब देखो, अब ये है कि एपीआई हिट हो गई सक्सेसफुली। अब हम जाके अंदर जो रिस्पॉन्स का डेटा आया है, जो जेसन आई है, लिख देते हैं रिस्पॉन्स डेटा, और जो क्या आई है? जेसन आई है। अब उस जेसन के अंदर अब हम जाके देखते हैं कि भैया जूते सर्च किए थे तो जूते आ रहे हैं या जूते सर्च कर रहे हैं तो जूते आ रहे हैं या नहीं। अब उसमें जूते सर्च कर रहे थे, उसमें शर्ट आ रही हो, तो ये एपीआई तो हिट हो गई सक्सेसफुल, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया उसमें डेटा क्या आया? गलत आया। तो अब हम डिफेक्ट डालेंगे कि भैया आपका एपीआई हिट हो रही है, रिस्पॉन्स भी दे रही है, लेकिन रिस्पॉन्स में जो चीजें नहीं भी देनी चाहिए वो भी दे। ऐसा नहीं होगा कि रिक्वेस्ट भेजा और इसके बाद जूते के बजाय शर्ट दिखाने लगा तो तुम कहो एपीआई को रिक्वेस्ट फेल हो गई। रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई है, रिक्वेस्ट तो सक्सेस है भाई, गई अपना काम की, डेटा लेके आई। अब तुम चेक करो डेटा सही है कि गलत है। अब ऐसा कभी मत सोचना, जैसे मान लो तुमने शूज सर्च किया और वहां से रिस्पॉन्स में आ रहे हैं क्या? शर्ट, लेकिन देखोगे रिस्पॉन्स कोड क्या है? यही 200, 201, 204, जो किसकी निशानी है? सक्सेस की। अब हम रिस्पॉन्स का डेटा खोल के चेक करेंगे, अब उसमें कुछ गलती मिलेगी तब हम उसके लिए क्या डालेंगे? डिफेक्ट डालेंगे। बात
ऐसे ही फेलियर जब क्लाइंट साइड से होता है, जब हमारी कोई गलती है, जब अभी अब तुम एक रिक्वेस्ट हिट करो और रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई है, तो अब क्या वजह थी भाई? कुछ तो वजह होगी, क्लाइंट साइड से क्या गलती थी? कुछ भी गलती हो सकती है। इसी वजह से इन लोगों ने कई रिस्पॉन्स क्या बनाए, कोड बनाए, किसके? सर्वर साइड की गलतियों के लिए। जैसे एक बनाया क्या, उसके लिए सीरीज जो है वो कौन वाली है? 400 वाली सीरीज। 400 वाली सीरीज आने का मतलब क्या है? क्लाइंट साइड की गलती। 200 आने का मतलब क्या है? 200 वाली सीरीज है, 200, 201, 204 जो आए तो मतलब सक्सेस है। तो 400 का मतलब होता है क्या? बैड रिक्वेस्ट। 400 का मतलब होता है क्या? बैड रिक्वेस्ट। मतलब रिक्वेस्ट में जो चीजें तुम भेज रहे हो वो कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है बैड रिक्वेस्ट का, जैसे सर्च करना था भाई, सर्च करने के ऑप्शन मान लो एक सॉफ्टवेयर, वहां पे जैसे तुम लोग, अच्छा हाँ ये तो पढ़ते भी होगे, बहुत सी जगह तुम गए होगे, बहुत सी उसमें साइटों पर रजिस्ट्रेशन करने हैं, वहां कंट्री का नाम आता होगा। अब कंट्री का नाम तुमने इंडिया की जगह भर दिया क्या? ऐसा देश जो है ही नहीं, ऐसा देश जो है ही नहीं। अब ये रिक्वेस्ट चली, उसने डेटा लिया, हाँ भाई सर्च किया, जो भी है ऐसा कोई कंट्री मान लो है ही नहीं, तो गलती किसकी है? क्लाइंट की ना। उसने ऐसा नाम भेजा जो नाम, ऐसी चीज भेजी, तो ये गलती किसकी है? क्लाइंट। तो ही उसको बोला जाएगा क्या? बैड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तुम्हारी क्या है? खराब। अच्छा, कभी कभी 400 आता है, कभी कभी एक और आता है 401। 401 आने का मतलब क्या हुआ जानते हो? कि तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड गलत है, या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड कुछ क्या है, इसीलिए इसके लिए आएगा क्या? अनएथराइज्ड। क्लियर है ये? और एक आता है 400, लिख दे, और एक आता है क्या? 403 भी आता है। ये होता है क्या? फॉरबिडन। ये तब आता है जब तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड, रिक्वेस्ट सब सही है, लेकिन उस यूजर नेम को, उस यूजर को वो काम करने का अधिकार नहीं है जो ये हिट करके करना चाह। तब क्या आएगा? 403। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन। ऐसे ही एक और आता है 404। इसका मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। मतलब जानते हो क्या है? तुम्हारी यूआरएल में डिटेल होती है ना, यूआरएल तुम्हारा क्या है? गलत है। तब क्या आएगा? 404। जैसे यहां नहीं आता, इसी में हम अगर क्या करें, अब इंटर मारे, इसमें नहीं है, जैसे आ गया ना क्या? पेज नॉट फाउंड आ गया ना। 404 कहीं लिखा है? देखो ये लिखा है ना 404। 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। मतलब जो चीज तुम, मतलब यूआरएल ही गलत दी है, जो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तब आएगी क्या? 404। ऐसे ही एक होता है 405। हमें कंफ्यूजन है, 405 शायद पेमेंट के लिए। पेमेंट जब, जैसे एपीआई के थ्रू तुम पेमेंट भी कर सकते हो ना कहीं पे, तो वो अगर पेमेंट में दिक्कत आती है, या तो 405 का है, और एक है मेथड नॉट अलाउड, जो हम नहीं बता रहे थे तुमको। 405 है ना, 405 आएगा कब? मेथड नॉट अलाउड। और एक 406 है, वो पेमेंट से। बस इतने ये याद रखो, 400, 401, 403, 404 और 405। 405 कब आएगी? कि जब रिक्वेस्ट जो है वो बनाई गई, डेवलपर ने बनाई है गेट के लिए, लेकिन तुम भेज रहे हो तो मेथड क्या भेज रहे हो? पोस्ट। तब आएगी क्या? 405।
और जब कोई गलती होगी किससे, किसके साइड से, सर्वर साइड से, तब आएगी क्या 500, 501, 503 इस टाइप। तो जब 500 वाली आ जाए तो ये भी डिफेक्ट है। 500 वाली जब भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है तो ये क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है भाई। तो मतलब क्या है, सर्वर सही से काम नहीं कर रहा है तभी तो 500 आ रहा है। और 400 वाली आए तो समझ लो जो रिक्वेस्ट भेज रहा उसकी गलती, और 200 आए तो सक्सेस। अच्छा इसमें भी देख लो, इसमें भी क्या है, अक्सर जैसे डेवलपर है कैसे कुछ भी बना सकता है, लेकिन अक्सर 200 आती है किसके लिए, गेट के लिए। तो एक आती है किसके लिए, अगर पोस्ट सब कुछ सक्सेस हुआ तो क्या आती है 201, और 204 अक्सर आता है किसके लिए, किसके लिए, पैच के, और कभी कभी किसके लिए, डिलीट के लिए। जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो जो हमारा एप्लीकेशन था उसमें जब गेट रिक्वेस्ट करते थे और सब कुछ सही से होता था तो आता था क्या रिस्पॉन्स कोड 200। और जब हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जब हम रिक्वेस्ट भेजते थे तो पोस्ट रिक्वेस्ट जब सक्सेसफुल होती थी तो क्या आता था 201, ठीक है। और 204 आता था हमारे केस में जब लोग पैच और डिलीट यूज करते थे और सब पैच या डिलीट सही से हो जाता था। पैच का क्या काम है, वहां डेटा अपडेट करना ना, तो जब वो अपडेट कर देता था, वो सही से काम करता था, तो क्या आता था पैच और डिलीट के केस में क्या आता था 204। अच्छा लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, डेवलपर है भाई, डेवलपर ऐसा भी कर सकता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट को ऐसा बनाया है कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या दे रहा है, उसका गेट भी 200 दे रहा है और पोस्ट भी क्या दे रहा है 200 ही दे। कई डेवलपर ऐसा बनाएंगे कि उनका गेट 200 देगा, पोस्ट क्या देगा 201। ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, जो एपीआई को डेवलप कर रहा है, जो कोड लिख रहा है। 200 मतलब सक्सेस सीरीज, 400 मतलब 400 और 500 क्या है, हाँ ये फेलियर की सीरीज है। 400 जब क्लाइंट साइड से गड़बड़ हो, 500 जब सर्वर साइड से, और एक होती है क्या 300। जो 300 सीरीज है वो आगे बताएंगे, वो रिडायरेक्शन के लिए। रिडायरेक्शन क्या होता है बताएंगे, जैसे एक एपीआई से दूसरे एपीआई के रिडायरेक्ट करना, उसके लिए आती है कौन सी 300, और एक आती है 100 भी है। 100 आता है मैसेज के लिए। अगर जब कोई रिक्वेस्ट भेज के सिर्फ कुछ मैसेज मंगा रहा होगा सर्वर से, तो उस केस में क्या है 100। तो 100 है किसके लिए, मैसेज के लिए, 100 वाली सीरीज मैसेज के लिए, 200 सक्सेस के लिए, 300 रिडायरेक्शन के लिए, रिडायरेक्ट करने के लिए, 400 सर्वर साइड की गलती के लिए, 500 क्लाइंट साइड की गलती। हाँ तो ये है 400 सर्वर साइड है, सॉरी 400 क्लाइंट साइड है और 500 सर्वर साइड है। ये क्या हाँ तब भी दिखता है कहाँ। अच्छा तुम यहाँ वाली बात कर रहे हो क्या, ये इसको देख के बोल रहे हो। पहली बात तो जब तुम एपीआई को हिट करोगे तो जरूरी नहीं है कि तुम ब्राउजर में हिट करोगे, नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज, ये जो ऐसा नहीं है 404 एपीआई के बाद आया, 404 बहुत पहले से इंटरनेट वालों ने अपने कोड बनाए थे। अरे तुम्हारे सिस्टम कभी भी आएगा यार, 400 भी आता, वो 400 भी आता होगा, ये 404 आता होगा, 401 भी कई बार आ जाता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ये इसको देख कर रहे हो। वैसे तो एपीआई हम हिट करेंगे। वैसे एक चीज है, एक साइट देखते हैं यहाँ जरा, क्या नाम है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एक साइट है जहां सैंपल एपीआई में ढेर सारे, तो आप देख सकते हो, आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से चीजें काम करती है। आ जाते हैं यहाँ, जैसे यहाँ देखो एक एपीआई इन्होंने गेट नाम की बनाई, फंक्शनैलिटी का नाम क्या है, लिस्ट यूजर्स, और मेथड कौन सा है गेट। इस पे क्लिक करें जरा,
जब क्लिक किए तो ये देखो ये रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट का यूआरएल ये है, रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, ये है। रिस्पॉन्स कोड क्या आया, 200 आया। और यहाँ देखो सारे यूजर्स की डिटेल आ रही है। देखो इसकी आईडी 7 है, ईमेल ये है, इसकी ये है। अगर अब सिस्टम पे हजारों यूजर्स जो रहे होंगे सबकी डिटेल देखो यहाँ पे आ रही है ना। ऐसे ही होगा। जैसे देखो एक एपीआई ये है, ये गेट, ये किसके लिए बनाई गई, सिंगल यूजर, इसको यूज करो तो सिर्फ एक यूजर आएगा। अब हमें चेक करना होगा 200 आ गया, मतलब रिस्पांस कोड क्या है, सही है, सक्सेस है। अब हम अपना अंदर का डेटा चेक करेंगे। जैसे हमें पता था कि अगर सिंगल यूजर का नाम मांगोगे तो राहुल का नाम मिलेगा। अब हम यहाँ आके चेक करेंगे क्या सारी राहुल की डिटेल है। अगर राहुल की डिटेल सब कुछ सही है तो हम कहेंगे रिस्पांस कोड भी सही है और रिस्पांस डेटा भी सही है। और नहीं तो फिर बोलेंगे रिस्पांस कोड तो सही आ रहा है लेकिन रिस्पांस डेटा सही। अगर यहाँ राहुल के बजाय किसी और की डिटेल आएगी तो कहेंगे रिस्पांस कोड तो सही है लेकिन रिस्पांस डेटा सही नहीं है। यहाँ आना राहुल की डिटेल चाहिए थी, आ रही है संदीप की डिटेल। डिफेक्ट है, हम क्या करेंगे, डेवलपर को भेज देंगे, डेवलपर अपना क्या करेगा, उसको ठीक करेगा। ये जो रिस्पांस कोड है ना, ये अर्ली साइन है। क्या है मतलब, पहला ऐसा चिन्ह जो पहले ही तुम देख के जान जाओ कि यार चीज तो गड़बड़ हो चुकी है, अब आगे डेटा फेटा में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब ये सक्सेस है तब हम देखते हैं कि जो डेटा आया है वो सही है या नहीं। भाई यहां पे आके देखो। चलो अच्छा एक काम करते हैं, एक साइट है उसका नाम है क्या, एजाइल सीआरएम है ना। अच्छा एजाइल सीआरएम, चलो इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है और ये अपनी एपीआई भी देता है कि आप इसकी एपीआई यूज कर सकते हो और एपीआई का इसने डॉक्यूमेंटेशन भी कर रखा है। तो हम उसकी एपीआई पढ़ भी सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी के लिए कौन कौन सी एपीआई है और वो क्या रिक्वेस्ट मेथड है और क्या रिस्पांस यूआरएल। तो चलो देखते हैं जरा। तो इसमें सबको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या है, इंटर योर ईमेल हियर, क्या डालेंगे, किसका सिस्टम है, ईमेल आईडी बताओ, वरुण 2 आ गया, ठीक। अब ये कह रहा है डोमेन। डोमेन यहाँ मतलब ये है, ध्यान से समझो, यहाँ पे डोमेन देने का मतलब ये है कि हम एक मतलब ये जानते हो जैसे वी टाइगर सीआरएम है वैसे ये भी एक सीआरएम है और ये ऐसा सीआरएम है जिसमें लोग अपने लिए लॉगिन करके अपना सीआरएम पा सकते हैं। हाँ मतलब जैसे ऐसे समझो ये कि हमने एक सीआरएम बना दिया और उस सीआरएम में 100 फीचर हैं और तुम्हारी कोई कंपनी है, तुमसे भी कहा कि भाई तुम भी चाहो तो यहाँ पे क्या करो, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करो और फिर तुम और तुम्हारी कंपनी उसको सीआरएम को क्या करो, यूज करो। तुमको ही बोल दिया, सब लोग यूज करो अलग अलग कंपनी। ये इसलिए है ही। डोमेन देते हैं, डोमेन दे देते हैं। चलो क्या लिखें, लिख देते हैं EVA 5 और डॉट एजेंट सीआरएम, ठीक है। चलो लिख देते हैं वरुण क्या कुमार भी लिख देते हैं। चलो और अच्छा पासवर्ड भी डालना है, पासवर्ड डाल देते हैं। चलो ए कैपिटल में डाल रहे हैं, एडमिन मतलब ए कैपिटल में, DMIN नॉर्मल, एडमिन @123। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्या कर दिया,
और साइन अप बटन पे क्या कर दिया, क्या कह रहा भाई, फ्री ईमेल्स लाइक किस, कह रहा भैया ये अलाउड नहीं है, कंपनी का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, घबराना मत, कुछ भी लिख दो, वही लिखो, नाम क्या लिखा था नाम उनके, EVA क्या भाई ना, वही डाल दो और अब साइन अप करो। कहोगे इस नाम की दूसरा ईमेल आईडी है ही नहीं, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ती। क्या यूजर नेम क्या है, डोमेन क्या है, EVA पाई है, यूजर नेम भी समझ गया ना क्या है। चलो ये तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा, खुल गया एजाइल CRM। तो ये भी एक CRM एप्लीकेशन है, जैसे अभी तक तुम लोग इसको यूज कर रहे थे, उसको कर रहे थे वी टाइगर CRM, वैसे ही ये भी है। ये प्लान की बात कर रहे हैं, क्या है भाई, चलो अच्छा, सिलेक्ट प्लान बी, यूजर्स, कितने यूजर के लिए आप यूज करना चाहते हो, अभी कंपनी कितने बंदों की है ना। एक CRM को तो आपके एम्प्लॉय यूज करेंगे ना, फ्री में ये 10 लोगों के भर का देता है, कितना देता है 10, चलो 10 कर दिया। रोल क्या है, कुछ भी लिख दिया, चलो CEO, सेलेक्ट टाइम, टाइप, कंपनी टाइप, कुछ भी लिख दिया, ई-कॉमर्स लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, फोन नंबर 514445, लेट्स नंबर से क्या मतलब है यार, चलो अपने डाल देते हैं, देखने लेता है कि नहीं। चलो अच्छा, वो पहली बार भर देगा, इंटर वैलिड नंबर, नहीं यार, ये तो गड़बड़ बता ही रहे। चलो जो भी है, कलीग्स आर इनवाइटेड। अब ये आ गया क्या, एक एजाइल CRM है, ये भी एक CRM एप्लीकेशन है, इसको देख लो, ये होम पेज है, इसमें क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, कंपनीज हैं, डील्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनबॉक्स है, इस तरह से करके इनके सारे क्या हैं फीचर्स। वैसे यहाँ देखो, इनके 3 मेन मॉड्यूल हैं,
सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस। जैसे सेल्स में ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सब। अब तुम सेलेक्ट करो क्या, मार्केटिंग। ओके, यहाँ देखो अलग चीजें आ जाएंगी कुछ है, ठीक है। इस तरह से ये, अब इसकी एपीआई, अब ये तो है इसका क्या, यूआई। यहां से जाके तुम नया क्या बना सकते हो भाई, जैसे इसमें गए, मार्केटिंग में गए और ऐड हाँ, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्या किए, क्लिक किए, यहाँ पे गए, अकाउंट कॉन्टैक्ट बनाते हो ना ऐसे, इस तरह से डाल दिया, कंपनी नेम डाल दिया, इस तरह से डालते अपने चीजें डालते चले गए, फोन नंबर डाल दिया या जो भी है। उसके बाद क्या कर दिया, सेव। एक कॉन्टैक्ट बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर हम चाहें, अगर हमें मिल जाए इसकी क्या एपीआई, अगर हमें इसकी एपीआई मिल जाए तो हम चाहें तो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसका ये मिल जाए तो हम चाहें तो, जैसे कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हमने भरा ना, हम भरते भरते कुछ नहीं, एक जेसन लेते, जेसन में बस अकाउंट डिटेल लिखते और रिक्वेस्ट भेजते और अकाउंट बन जाए कहीं से। इसके लिए हमें ये लॉगिन करना, ये करना, वो करना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब तुमने यहाँ पे यूआई से काम किया तब भी एपीआई हिट हो गई, और अगर तुम्हें एपीआई का यूआरएल और ये एपीआई की डिटेल पता हो तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। और ये कहाँ करना है ये भी देखते हैं, एजाइल CRM API डॉक, ये तुम्हें नेट पे मिल जाएगा, API फॉर डेवलपर्स, है ना। इसमें अच्छा, यहाँ देखो क्या लिखा है, टेस्ट API ना, यहाँ एक गिटहब पे आ गए हो तुम, यहाँ सारी डिटेल है, सब उसी की डिटेल है भाई, देखो जरा ध्यान से। ये कॉन्टैक्ट्स एंड कंपनीज एपीआई, ठीक है। ये सब क्या है इस एपीआई के बारे में, ये दिख रहा है कुछ, यही तो जेसन है यार, जेसन ऐसे ही लिखा जाता है, देख रहे हो ना, करली ब्रेसेस अंदर की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे है इस एपीआई की क्या डिटेल, डेवलपर सब करके देगा, डेवलपर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन लिखेगा, डेवलपर ये बताएगा कि इस एपीआई को क्या क्या चाहिए, अगर जेसन चाहिए तो एक सैंपल जेसन भी देगा, जिससे कि जो बंदा एपीआई को टेस्ट करे या यूज करे वो देख के समझ जाए कि ये एपीआई क्या करती है, इसे क्या चाहिए, जेसन में क्या चाहिए, सैंपल वैंपल सब लोग बना के देंगे। यही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब हमें एपीआई की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब हम एपीआई क्या करते हैं, फिट करते हैं। क्लियर है ये। तो अभी आपका काम क्या है, इसी पे, वैसे इसमें मेरे ख्याल से हमने 4 या 5 यूजर का बनाया था नहीं इसे, तो 4 यूजर बना सकते हो। अगर इसमें 4 यूजर बना दो और चारों के अलग अलग क्या रख लो, यूजर नेम और पासवर्ड, तो उस सिचुएशन में 4 लोग इसको यूज कर सकते हो, या सब लोग अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अच्छा, ये एपीआई तो हिट होगी, रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब इसके लिए एपीआई टेस्टिंग के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है क्या, पोस्टमैन।
तो जानते हो आगे हम यही देखेंगे, पोस्टमैन खोलेंगे, पोस्टमैन में यूआरएल डालेंगे, मेथड का नाम डालेंगे और जेसन में कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल देंगे कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, मोबाइल नंबर ये है, और बस वहीं रिक्वेस्ट को सेंड करने का बटन होगा। जैसे सेंड बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत वहां रिक्वेस्ट जाएगी और वो देखोगे इसमें एजाइल सीआरएम के अंदर एक कॉन्टैक्ट क्या होगा, बन जाएगा। और चेक करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट को क्या करो, एजाइल सीआरएम को फिर से क्या करो, लॉगिन करो और जाके देखो ये कॉन्टैक्ट में जो तुमने भेजा था वो वहां पे बन गया बिना यूआई होने। तुम चेक कर सकते हो कि जो तुमने एपीआई से बनाया वो बनाया नहीं बना। तो सबसे पहले आपको पोस्टमैन क्या करना, डाउनलोड करना। एक काम आपका ये होगा, है डाउनलोडेड वैसे ठीक है, अगर होगा तो जैसे ये है पोस्टमैन, इंस्टॉल कर दोगे ऐसे एक क्या बन जाएगा, एक शॉर्टकट बन जाएगा। इसी पे डबल क्लिक करो, क्या है भाई, ओके ये है पोस्ट। ध्यान से देखो, जो शब्द सुने थे सब यहाँ दिखेंगे। ये सब क्या है, रिक्वेस्ट। यहाँ कितनी रिक्वेस्ट बनाई गई हैं, 4। और इस रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है ये, और उसका मेथड क्या है, गेट, है ना। हर का ऐसे मिलेगा। और कैसे भेजेंगे हम लोग ये देखो, जैसे मान लो हमको एक गेट रिक्वेस्ट को करना है, तो यहाँ देखो ध्यान से, इस साइड मेथड का नाम क्या है, गेट यूआरएल ये, और इसके बाद यहाँ बगल जाओ, एक बटन है क्या, सेंड। जब सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो इस एपीआई को क्या करेगा, ये हिट करेगा और देखो रिस्पॉन्स लेके क्या आया भाई, ये सब डिटेल आई। चाहो तो कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी, और नोटपैड पे क्या कर लेते हैं भाई, ये रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया। अब तुम देखो तुम्हारा डेटा सही है या गलत। और देखो और चीजें आई, 200 आया कि नहीं आया, और 200 की मीनिंग क्या होती मालूम, ओके। और यहाँ टाइम बता रहा है 1656 ms, मतलब 1656 मिली सेकेंड, मतलब 1.656 सेकेंड लगे। और 1.04 kb इतना डेटा आया। सब बता रहा है कि नहीं बता रहा, कुछ गड़बड़ करके देखो। गेट की जगह क्या भेजो, पोस्ट। तो इस एपीआई के साथ डेवलपर ने गेट बनाया, देखो ना कहाँ गेट बनाया है ना, लेकिन तुम क्या डालने की कोशिश कर रहे हो, पोस्ट। करो जरा, (405) मेथड नॉट अलाउड, 1386 मिली सेकेंड लगा, 862 बाइट क्या है, डेटा आया। और डेटा में देखो कुछ एरर आया है, मैं उसमें इसमें आया होगा, मतलब एरर आई है। ये तुमको दिख रहा होगा सर एरर कहाँ, ये तो एक क्या दिख रहा है, क्या है, पहचान रहे हो, HTML दे रहा है ना। एरर के केस में जो ये रिस्पॉन्स दे रहा है वो किसमें दे रहा है, HTML। वैसे यहाँ भी एक ऑप्शन है, HTML JSON जैसा भी चाहो वैसा सिलेक्ट कर सकते। तो ये कुछ दिख रहा है, ऐसे ही टेस्टिंग करेंगे हम बस। यहाँ लाइन से मेरे पास 300-350 क्या होंगी, रिक्वेस्ट होंगी। हाँ मतलब रिक्वेस्ट होंगी, हर रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा, उसके साथ क्या होगा, मेथड होगा। और हमको इस साइड जा जाके, जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे, दूसरा को सिलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, अपने आप का यूआरएल आ जाएगा, मेथड आ जाएगा। हम अपने हिसाब से चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज अब जैसे हम यहाँ लिख दिया, ये V1 है ना, हम यहाँ लिख दें क्या,
T1 लिख दे। अब जरा भेजो। 404 पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि T1 नाम का कुछ नहीं था वहां। V1 नाम का तुम भेज रहे हो, क्या यूआरएल गलत भेज रहे हो ना, तो क्या आ गया 404। ठीक है। ये तो ये जो तुमको दिख रही है रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट हमने बनाई नहीं है। मेरे ख्याल से तुमने भी बनाई है कि अपने आप आई थी ना, अपने आप। तो जब पोस्टमैन डाउनलोड करते हो ना, तो 4-6 ऐसे ही सैंपल रिक्वेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए वो दे दो। हमें तो किस पे काम करना है? एजाइल सीआरएम पे। तो हम यहाँ इस पे आएंगे, जानते हो क्या करेंगे? जैसे यहाँ देखो, यहाँ से नई रिक्वेस्ट, जैसे ये न्यू के बाद रिक्वेस्ट कहीं लिखो, दिख रहा है न्यू। यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ जरा इस पे क्या करोगे, अपना एक बार साइन इन कर लोगे, तुम्हारे गूगल क्रेडेंशियल से साइन इन हो जाए। अलग से कुछ साइन इन करके है नहीं, है ना, साइन इन विद गूगल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार साइन इन हो जाओगे। क्या हो? क्या? अब यहाँ पे जाओ। चलो, एक तो हम अभी तुमको पहले दिखाना चाहते थे कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसा है, इसी पे हम लोग टेस्टिंग करें। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं। और एक काम करो जरा,